हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी बैंकिंग। आज है 1 अप्रैल और हम 1 अप्रैल के न्यूज़ कवर कर रहे हैं स्टार्टिंग से, सो दैट फुल अप्रैल मंथ कवर हो जाए। एंड यस्टरडे मैंने 7 अप्रैल का अपलोड किया था, बट द रिमेनिंग डेज ये मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कुड नॉट अपलोड इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। और कुछ भी आपको डाउट रहेगा तो आप डू कमेंट इट, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट न्यूज़ है एनएसओ रिलीज पब्लिकेशन एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026, ओके। तो फिर जब भी कोई रिपोर्ट पब्लिश होती है, करेक्ट, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, एक सेकेंड, व्हाट हैपन टू द पेन, एक सेकेंड। तो फिर जब भी कोई पब्लिकेशन रिलीज़ होती है, जहाँ मैं कह रही थी, तो फिर ये किसने की है, ओके। एनएसओ रिलीज़ किया है, उसका नाम क्या है, एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026, ठीक है। देन कम्स द पार्ट विच एडिशन। कभी भी एडिशन आपको याद रखना ही है। एडिशन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछते हैं बिकॉज वो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है और बहुत सारे टाइम पे वो भूल जाते हैं स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो ये आप याद रखना, पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, मतलब पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन कितना है, मतलब एक इंसान इंडिया में कितना एनर्जी यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है। तो पहले ये 15,296 था, वो बढ़ के अभी 18,096 हो गया है, ठीक है। और 70% ऑफ रिन्यूएबल पोटेंशियल इन 6 स्टेट्स। कौन से स्टेट्स है जहाँ पे 70% रिन्यूएबल एनर्जी का एनर्जी है, वो है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। एंड एज़ मैंने पिछले वीडियो में कहा था, हम कैसे पढ़ेंगे, पहले हम न्यूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद मैंने ऐसे थोड़े इनोवेटिव टाइप्स ऑफ स्टाइपेंड्स, ऐसे फ़ोटोज़ बनाए हैं जिस पे है ना आप जल्दी रिटेन कर पाओगे और आपको जल्दी याद रह जाएगा। जैसे कि हम लोग वापस रिवाइज़ कर लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने। मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। हाँ, एनर्जी स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया, ठीक है, कब रिलीज़ हुआ था, एनएसओ ने रिलीज़ किया था 30 मार्च। 1 अप्रैल की न्यूज़ है, तो मोस्टली मार्च का, उसमें थोड़ा बहुत मार्च का ही मोस्टली सारा होगा, ठीक है। और ये 30 इसमें लिखा है, बताओ कौन सा एडिशन है, 33rd एडिशन है। ये मैं थोड़ा चेंज करना भूल गई, 33rd एडिशन है, ओके। और इसका पोटेंशियल क्या है एनर्जी रिन्यूएबल का, ओके। पर कैपिटा यूज़ यहाँ पे हो गया 15,000 से 18,000 है। सोलार, विंड, हाइड्रो, ये सब में ये डिवाइडेड है। तो फिर यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, 70% रिन्यूएबल एनर्जी कौन से 6 स्टेट्स में है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। लेट्स गो टू, अभी हम MCQs करेंगे सो दैट आपको ये न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से रिटेन हो जाए, ठीक है, ओके। यहाँ पे है फर्स्ट न्यूज़, हु रिलीज द एनर्जी स्टैटिस्टिक इंडिया 2026 रिपोर्ट। जल्दी बताइए, अभी हमने देखा था। द आंसर इज सी, आंसर इज सी, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, विच एनर्जी सोर्स डोमिनेट्स इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सा एनर्जी सोर्स है जो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल को डोमिनेट कर रहा है 2025 में, फाइनेंशियल ईयर 2025। बताओ सबसे क्या है, वो है सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया मतलब केप ऑफ कैप्रिकॉर्न में आता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द सनराइज पड़ती है। तो हमारा डोमिनेटिंग जो रहेगा एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, वो हमेशा सोलार एनर्जी रहेगा, ये आप याद रखना, ठीक है। सो अभी मैंने कहा था पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है 2025 में, वो कितना होता, कितने 15,000 से बढ़ के कितना हुआ था, 15,296 से बढ़ के हो गया था 18,096, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप जब भी आप ये PDF से आप रिवाइज़ करेंगे तो इसी तरीके से आप एक बार MCQs लगा दीजिएगा, तो देन आपका उधर पे ही आपका पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ मार्च में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के 4th ट्रांच में 29 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, ठीक है। तो ये कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए और किसने अप्रूव किए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 29 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं और फोर्थ ट्रांच में, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे 3 हो चुके हैं, अभी ये 4th है जिसमें अप्रूव किया गया है।
और इसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है? इन्वेस्टमेंट हुआ है 7,104 करोड़ का। प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट तो किया है 7,000 करोड़ का राउंड ऑफ। तो प्रोडक्शन कितना होगा? तो ये सारा 7,000 प्रोडक्शन करेगा 84,515 करोड़ का। और ये प्रोडक्शन तो इतना होगा, बट एम्प्लॉयमेंट कितना होगा? एम्प्लॉयमेंट होगा 14,246 डायरेक्ट जॉब में। और पहले के 46 प्रोजेक्ट के साथ अब टोटल कितने हो गए हैं? 75 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हो गए हैं। ये 29 प्रोजेक्ट्स को मिला के ये 79 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो गए। और अभी टोटल इन्वेस्टमेंट भी कितना हो गया? पहले ये 7 करोड़ यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है, और अभी पुराने जो 3 ट्रांच है उसमें भी उन्होंने इन्वेस्ट किया ही होगा। तो सारा मिला के 61,671 चल रहा है। जॉब्स ये कितना क्रिएट करेगा? जॉब्स क्रिएट करेगा 65,040। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसमें आपको याद क्या क्या रखना है, रुको नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ओके, इम्पॉर्टेंट ये माइलस्टोन है, ये भी हम एक बार देख लेंगे। तो पहले हम इसमें याद कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो पहले हम देख लेंगे कि ये 4th इसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। सबसे पहले देखो, आपको है ना क्या याद क्या करना है इसमें। आपको मोस्टली ये याद करना है कि 4th ट्रांच में, ठीक है, 4th ट्रांच में 29 नंबर प्रोजेक्ट किए थे, इन्वेस्टमेंट हुआ था 7,000 करोड़ का, ठीक है, वो सब हो गया। टोटल कितना हुआ है? 61,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। और टोटल पहले के 46 के साथ ये हुआ, और अभी 75 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हो गए, ठीक है। अभी हम यहाँ पे इधर जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स क्या रहेंगे हमारे लिए? इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स ये रहेंगे कि आंध्र प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट SMD प्लांट, ठीक है, ये अभी किसने ओपन किया है? सायरमा ग्रुप ने, ओके। आंध्र प्रदेश में इंडिया का फर्स्ट, जहाँ पे भी फर्स्ट कल की क्लास में भी मैंने आपको कहा था, अब वापस रिपीट करें, जहाँ भी फर्स्ट होगा वो हमेशा आपको याद करना है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में फर्स्ट फ्लेक्सिबल PCB प्लांट, वो भी ओपन हुआ है। किसने ओपन किया है? SSEPL एंड शिनयुक, साउथ कोरिया की कंपनी ने। उन्होंने इन्वेस्ट किया है टोटल 588 करोड़। उत्तर प्रदेश में रेयर अर्थ मैग्नेट का भी प्लांट है जो 700 करोड़ का प्लांट है। और ये लोहम क्लीन टेक उनके द्वारा चालू किया गया है, ठीक है। तो ये 3 है जो ये पूरे प्रोजेक्ट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे भी ये इसमें एडेड है, इंडिया फर्स्ट SGM प्लांट, ठीक है। कौन से प्लांट ने किया है? यहाँ पे साउथ कोरिया के प्लांट ने, सायराम ग्रुप ने किया है। और फ्लेक्सिबल PCB उत्तर प्रदेश में PCB प्लांट आए हैं, वो भी इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है, याद रख लेना है, रिवाइज कर लेना है। लॉन्च कब हुआ था? अप्रैल 2025 में। आउटले है 22,000 करोड़ का, बाद में ये 40 करोड़ का हो गया था। 22,919 करोड़ का, बाद में ये 40,000 का हो गया था, ठीक है। इसमें 16 टाइप्स के प्रोडक्ट्स कवर है, ये आप एक बार रेफर कर लेगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स गो विद द MCQ। ECMS के 4th ट्रांच में कितने प्रोजेक्ट अप्रूव हुए थे? ECM जल्दी बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा आंसर तो आपने देख लिया होगा, आई नो, ठीक है। तो कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए थे? करेक्ट, द आंसर इज़ 29 अप्रूव किए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रूव प्रोजेक्ट के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? अप्रूव प्रोजेक्ट्स के लिए? जल्दी बताइए। C 7,104, ओके, C इज द आंसर, 7,104 करोड़, ठीक है। थर्ड है, हाँ, ECMS का मेन टारगेट क्या है? ECMS का मेन टारगेट है $500 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम, ठीक है, ये उनका टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ में जाते हैं। PM E-ड्राइव सब्सिडी एक्सटेंड टिल 31 जुलाई 2026 फॉर इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर, ठीक है। PM का E-ड्राइव सब्सिडी है, जिसको जो मतलब जहाँ लोन वगैरह नहीं ले सकते हैं, जो लोअर क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं,
तो उनके लिए ये सब्सिडी है टू व्हीलर्स के लिए, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के लिए। उसका जो सब्सिडी है वो एक्सटेंड किया गया है। कब तक एक्सटेंड किया गया है? 31 जुलाई 2026 तक। अभी ये तो पहले हम सब्सिडी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहले सब्सिडी 2000 एक सेकेंड, ये रहा 2500 पर किलोवाट, और ये मैक्सिमम 5000 पर व्हीकल मिलेगा। ठीक है, इतना ये डिस्काउंट हो जाएगा। तो टोटल इसमें कितना पैसे डाले हैं गवर्नमेंट ने? 10,900 करोड़ डाले हैं। लॉन्च कब किया गया था? ये 2024 में लॉन्च हुआ था, तब से ये इसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं गवर्नमेंट। ठीक है, और स्कीम क्या है? ओवरऑल स्कीम 31 मार्च 2028 तक चलेगी। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है, 2024 में ये चालू हुआ था और 2028 तक ये चलेगा। ठीक है, और फिर इंसेंटिव और कवरेज, यहाँ पे सब्सिडी वाहन पोर्टल के थ्रू मिलती है। ये आपको याद रखना है, कहाँ से मिलती है? वाहन पोर्टल के थ्रू मिलती है। एक सेकेंड, हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से मार्क कर देती हूँ। पहले है 2024 में ये लॉन्च हुआ था, कब तक चलेगी ये याद रखना है। सब्सिडी कहाँ से मिलेगी? वाहन पोर्टल से मिलेगी। ठीक है, ये देख लेना है आपको। ठीक है, और ये सेल्स कितना हुआ, ये हुआ ये। ठीक है, एक बार थोड़ा नज़र घुमा लेना, बाकी ठीक है ये। और ये 3 तरह के इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर मिलेगा। ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये कौन से इस पर मिल रहा है। ठीक है, फास्ट चार्जर्स 1800 चार्जेस ई बस, और 48,400 चार्जेस ई बस 2Ws एंड E3Ws। ठीक है, ये आपको वापस शॉर्ट नोट्स हमको मिल गया है। ठीक है, इसे आपको जल्दी याद रह जाएगा। और ये किसके अंडर आ रहा है? ये अंडर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, उन्होंने ये एक्सटेंड करवाया है। ठीक है, स्कीम का नाम क्या है? PM E-ड्राइव स्कीम। सब्सिडी है 2500 पर वीक, सॉरी 2500 मिलेगा। एक्सटेंड कब तक किया है? 31 जुलाई तक किया है। टोटल कितना है बजट? 10,900 का है। ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो विद द MCQ, ताकि आपको ये जल्दी याद रह जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है PM E-ड्राइव स्कीम अंडर सब्सिडी कब तक एक्सटेंड की गई है? बताइए, अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऊपर, कब तक एक्सटेंड की गई? एक्सटेंड की गई है 31 जुलाई 2026 तक की गई है। ठीक है, व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन? सब्सिडी रेट कितनी है? सब्सिडी की रेट क्या है? बताइए है 2500। ओके, एकदम अभी पढ़ा है तो आपको एकदम अभी रिटेन हो गया होगा, आपको याद रह गया होगा। सो जस्ट अब थोड़ा याद करिए, आपको मिल जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है PM E-ड्राइव स्कीम का टोटल आउटले कितना है? जल्दी बताओ, मतलब कितना पैसा डाला है गवर्नमेंट ने इसमें पैसा डाला है 10,900। ठीक है, लेट्स गो विद द नेक्स्ट न्यूज़। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? CCRAS साइंस MOU विथ अनुवधिनी AI टू ट्रांसलेट आयुर्वेदा रिसर्च इनटू 13 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो CCRAS ये क्या है? CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, उन्होंने MOU साइन किया है, जहाँ पे मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, कि जब थीम्स है उसमें वो आप छोटी सी बुक ले लो, उसमें सारा आप लिख लो, उसी तरह से MOU भी ना एक अलग बुक में लिख लो। उसमें क्या होगा कि जब आप MOU पढ़ोगे ना, तो एक साथ ही सारे MOUs आप पढ़ लोगे, तो मतलब वो शॉर्ट एंड स्वीट जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये उसमें भी ये ऐसे लिख लेना। ठीक है, हाँ, तो ये क्या कह रहे थे हम? हाँ, यहाँ पर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, उन्होंने साइन किया MOU अनुवधिनी AI से। ठीक है, उनका एम क्या है? उनका एम है कि जो रिसर्च है वो 13 रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, उसमें वो अपलोड किया जाए। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो लैंग्वेज बैरियर्स है, ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टेट के लोग होते हैं, वो अपने ही स्टेट की लैंग्वेज जानते हैं, वो मोस्टली हिंदी और वो नहीं जान पाते। तो उससे क्या होगा कि मोर एक्सेसिबल होगा। आयुर्वेदा का जो नॉलेज है वो अक्रॉस इंडिया, मतलब कम से कम इंडिया, हम बाहर तो हम प्रमोट कर ही रहे हैं, बट इंडिया में भी लोगों को पता होना चाहिए कि आयुर्वेदिक का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और फिर ये पावर्ड बाय AI टेक्नोलॉजी होगा। ट्रांसलेशन विल बी पावर्ड बाय AI टेक्नोलॉजी बाय ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये जो है AI टेक्नोलॉजी, ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन ये प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और ये CCRAS वो ट्रांसलेट करेगा रिसर्च पब्लिकेशन, बुलेटिन्स, IEC मटेरियल डिफरेंट लैंग्वेजेस में। ओके,
तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है CCRAS साइन कर रहा है MOU अनुवदिनी AI से, 13 लैंग्वेजेस है, ठीक है। बस यही आपको याद रखना है, इतना ही मेन है, ठीक है। ये आपका हो गया शॉर्ट न्यूज़। वापस से यहाँ पे भी यही लिखा है CCRAS साइन करेगा अनुवदिनी AI से। और यहाँ पे कौन कौन था, प्रोफेसर वैद्य आचार्य बुद्धा चंद्रशेखर, ये CEO है अनुवदिनी AI के, और ये डायरेक्टर जनरल है CCRAS के। आप इनको अब इनके ना ऐसे फेस से भी आप थोड़ा याद रख सकते हो कि मतलब आपको थोड़ा इजीली रिटेन हो जाएगा, ठीक है। ओके, ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजिकल रीच, इसमें एक्चुअली मुझे हिंदी में नहीं मिला तो इसलिए मैं नहीं ऐड कर पाई, बट आप थोड़ा सा इसको आप ट्राई कर लीजिएगा इसी से पढ़ने का, ठीक है। लेट्स गो विद द MCQ। CCRAS ने MOU किस प्लेटफॉर्म के साथ साइन किया है, अनुवदिनी AI के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है LMOU का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये MOU का ऑब्जेक्टिव क्या है, LMOU नहीं, MOU का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है वो लिखा है। MOU का मेन ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमने कहा आयुर्वेदा की नॉलेज को डिफरेंट मल्टीपल लैंग्वेजेस में एक्सेसिबल बनाना, तो C इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है अनुवदिनी AI किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है, किसने इसको डेवलप किया है, जल्दी बताइएगा, बताओ किसने किया है, B इज़ द आंसर, AICTE, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है DGCA एंड गढ़ी शक्ति विश्वविद्यालय साइन MOU टू ट्रेन यूथ इन एविएशन। देखो एविएशन का जो पायलट की जो फीस है, आपको सबको पता है कि पायलट है, दूसरे फील्ड है कोई भी, उसमें बहुत पैसे मतलब बहुत पैसा कॉस्टली होती है, बहुत पैसे डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने DGCA ने और गढ़ी शक्ति विश्वविद्यालय ने उन्होंने साथ में मिलकर MOU साइन किए हैं ताकि जो यंग यूथ है उनको एविएशन में इंटरेस्ट डाल के ज़्यादा इंक्लूड कर सके उनको। ये MOU साइन किसने किया है, ये फैज़ अहमद की बात जो डायरेक्टर जनरल है DGCA के, एंड प्रोफेसर मनोज चौधरी जो वाइस चांसलर है गति शक्ति विद्यालय के, ठीक है। प्रोग्राम क्या है, 3 ईयर का एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है ये, और ये कब से स्टार्ट होने वाला है, ये इसी साल 2026-27 से अगस्त से शुरू होने वाला है। और ये कैसे, इसका करिकुलम कैसे रहेगा, जाहिर सी बात है DGCA के अंडर ही इसका करिकुलम रहेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रहेगा। इम्पोर्टेंस क्या है, जाहिर सी बात है स्किल मैन पावर, सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत गोल्स, ठीक है। और एविएशन का अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, एविएशन का ग्रोथ क्या है, अभी ऑलरेडी इंडिया ने 1700 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे चुका है, 2036 तक 3000 एयरक्राफ्ट होंगे, ठीक है। और 10,000 से 12,000 पायलट्स की डिमांड है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि वो मतलब ये कितना बूमिंग फील्ड है, और कम से कम AI तो इसका ये जॉब नहीं लेगा, सो दिस इज़ वन ऑफ द जॉब टू बी कंसिडर्ड, ओके। लेट्स गो, ये वापस यहाँ पे आ गए हैं सारे जिन्होंने ये फैज़ अहमद ग्रेवार, मनोज चौधरी, जिन्होंने ये साथ में साइन किया है MOU की बुक में वापस ये लिख लेना आप, ठीक है। ओह सॉरी, हाँ, तो MOU DGCA ने MOU किस यूनिवर्सिटी के साथ साइन किया था, गति शक्ति विश्वविद्यालय, ओके। नेक्स्ट है न्यू कोर्स का नाम क्या है, न्यू कोर्स का नाम है एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, BSc एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, C इज़ द आंसर। कोर्स कब स्टार्ट होगा, तो कोर्स जाहिर से बात है कोर्स अभी स्टार्ट होगा इसी साल 2026-27, B इज़ द आंसर। लेट्स गो विद द नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है मार्च में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बिल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 1950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के साथ माउंटेन रडार सिस्टम्स खरीदने के लिए, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के लिए माउंटेन रडार सिस्टम्स खरीदने के लिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ साइन किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कितने का किया है, 1950 का, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है पहले कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ 1950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है। बट किस लिए, मतलब क्यों? इंडियन एयरफोर्स के लिए माउंटेन रडार सिस्टम खरीदने के लिए, ओके। तो फिर ये है इंडियन इंडिजिनस डेवलपमेंट, ठीक है। और ये डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन है, ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। और ये DRDO के अंडर। मैन्युफैक्चर कौन करेगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑब्वियसली भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड करेगी। और ये क्या है? हमारा जो एम है आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया। आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखते चलना है कि विकसित भारत के अंडर हो रहा है, कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर हो रहा है, कि मेक इन इंडिया के अंडर हो रहा है, नीति आयोग के अंडर हो रहा है। तो ये थोड़ा आप फिर भी मतलब लिख लेना वहाँ पे, जहाँ पे भी आप ऐड करो। और आपको ऐसे डिटेल नहीं बनाना है, थोड़ा शॉर्ट पे ही बनाइए कि लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने BEL के साथ किया है। सारा मत लिखिए ना, BEL लिखिए डायरेक्ट, आपको बाकी तो फुल फॉर्म याद ही होगा। तो MOD ने BEL के साथ 1950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किस लिए? इंडियन एयरफोर्स माउंटेन रडार सिस्टम खरीदने के लिए, ठीक है। इस हिसाब से लिखिए। डिज़ाइन का नाम लिख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। और किसके अंडर? ऑब्वियसली डिफेंस रिसर्च, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर, ओके। ये हमारा वापस शॉर्ट नोट हो गया। ये आप एकदम याद से थोड़ा आप पढ़िएगा, जल्दी आपको रिटेन होगा, आपको लगेगा स्टार्टिंग में। बट एक बार जब आप इस पर नज़र घुमाते रहेंगे ना डेली, जैसे ही क्लास ख़त्म होगी आप इसको डाउनलोड करिए, पढ़िए, आपको रिटेन ज़्यादा होगा इमेजेस के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट है, चलो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर MCQ कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? तो ये हमने पढ़ा है 1950 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। माउंटेन रडार सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिज़ाइन किया है? किसने ये डिज़ाइन किया है बताओ? अभी हम ऊपर पढ़ ही रहे थे, मैंने बोला था वो डिज़ाइन याद रख लेना। तो ये है DRDO LRDE, ठीक है। B इज़ द आंसर। ये रडार किस फोर्स के लिए प्रोक्योर किया गया है? किस फोर्स के लिए, मतलब किस लिए? इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड, किस लिए? तो ये है इंडियन एयरफोर्स के लिए। माउंटेन रडार सिस्टम है इंडियन एयरफोर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने PM कुसुम स्कीम के कुछ प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन एक्सटेंड करके 31 मार्च 2027 कर दी है। तो ये आपको याद क्या है, किस हिसाब से क्या याद रखना है? पहले आपको ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने PM कुसुम स्कीम, PM कुसुम का जो स्कीम है उसका कुछ प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है 31 मार्च 2027, मतलब अगले साल तक, ठीक है। हाँ, तो अभी इनकी एलिजिबिलिटी क्या है? अभी जिसकी एलिजिबिलिटी 31 दिसंबर 2025 तक थी ना, या साइन किए हैं, या जो जिन्होंने 31 दिसंबर 2025 के पहले जो भी उन्होंने साइन या इशू कर दिए हैं, सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए ही एक्सटेंड किए गए हैं, ठीक है। जैसे कि एक और ये PM कुसुम के अंडर 34,800 मेगावोल्ट सोलर पावर का कैपेसिटी है, और ये आउटले है 34,422 करोड़ का। PM कुसुम का एम क्या है? ठीक है, ये क्या है? PM कुसुम क्या है? PM कुसुम का एम है एग्रीकल्चर में सोलर एनर्जी का यूज़ बढ़ाना, ठीक है। बिकॉज सोलर एनर्जी इज़ द रिन्यूएबल एनर्जी। इससे क्या होगा, हमें एक मुफ्त बिजली मिल सकती है। और एग्रीकल्चर में तो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा खर्चा आता है उसका। तो इस हिसाब से अगर सोलर एनर्जी से करेंगे तो हमें ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये रहा PM कुसुम का जो फुल फॉर्म है, यहाँ पे आप पढ़ लो, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उठान महाअभियान, ठीक है। ये आप इसको रिवाइज़ करोगे 2-3 बार तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और ये कब तक किया? 2027 तक इसको एक्सटेंड किया, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? जो 2025 से पहले जिन्होंने मतलब प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवा दिए तो उनका ये हो जाएगा आगे एक्सटेंड। टारगेट क्या है? 34,800 मेगावोल्ट का है। फाइनेंशियल आउटले क्या है? 34,422 का है। PM कुसुम के बारे में बताओ। अभी PM कुसुम के बारे में ये है कि 2019 में रिलीज़ किया गया था। वो मैंने जैसे कि कहा एग्रीकल्चर में सोलर पावर का यूज़ बढ़ाने के लिए।
सेंट्रल और स्टेट का 30% सब्सिडी है और 40% फार्मर का कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो लोन बैंक से उसको लोन भी मिल जाएगा। तो 30% सब्सिडी से बहुत बड़ा पार्ट एक गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हैंडल कर रही है, तो वो इजी पड़ता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट MCQs हैं। सो सॉरी, मैं बार बार भूल जा रही हूँ MCQs के बारे में। ठीक है, PM कुसुम की प्रोजेक्ट डेडलाइन कब तक एक्सटेंड की है? वो एक्सटेंड की है अगले साल तक, विच इज़ 31 मार्च 2027। इस एक्सटेंशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? ओ यार, सो सॉरी, मैं बहुत आगे चली गई। ये हो गया हमारा, हाँ, यहाँ पे इस एक्सटेंशन की एलिजिबिलिटी क्या है? क्या है एलिजिबिलिटी? एक्सटेंशन किसको मिलेगा? उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने 31 दिसंबर 2025 के पहले प्रोजेक्ट्स अप्रूव करवा लिए थे, विच इज़ द आंसर सी। ठीक है, PM कुसुम स्कीम का टारगेट कैपेसिटी क्या है? PM कुसुम स्कीम का टारगेट कैपेसिटी क्या है, बताओ जल्दी, कितना उसका टारगेट है? देखो इम्पोर्टेंट था, मैंने तुमको बताया था सभी को, है 34,800। ठीक है, सी। ओके, सो अभी द नेक्स्ट है हे भगवान, ये वाला पढ़ के तो आप मुझे बोलेंगे कि मैम ये तो मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं रहा है, क्या करें। देखो ये वाला जो ऐसी न्यूज़ होती है ना जिसमें मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक, गर्ल चाइल्ड के लिए, फिर PPF, उन सब का जो परसेंटेज है वो बहुत हार्ड होता है, मुझे पता है। वो बहुत, मुझे खुद को याद नहीं रहता, मैं खुद बहुत बार बार उसको रिवाइज़ करती हूँ तब मुझे याद रहता है। पर देखिए, याद तो करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं हमारे पास। तो आपको पहली बात, आपको शुरू कहाँ से करना है? पहले है ये की इंटरेस्ट, जो मेन है वो आपको बिल्कुल याद करना है। याद नहीं होगा मुझे पता है, पर आपको बार बार उसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करोगे तो आपको एक फिगर बन जाएगा आपके दिमाग में। ठीक है, तो मैंने आपको इमेजेस तो दी है, वो आप एक बार उसको बार बार रेफ़र कर लीजिएगा। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा जल्दी रिटेन हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। ये इंग्लिश वाला है, हिंदी वाला मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाला है बिकॉज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था अपलोड करने के लिए इसमें, सो मैंने उसको दोनों को अलग अलग कर दिया। तो चलो शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, उन्होंने अभी स्मॉल सेविंग्स स्कीम के इंटरेस्ट अनचेंज रखे। ठीक है, ये ही एक न्यूज़ है। ठीक है, कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, उन्होंने स्मॉल सेविंग स्कीम्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो वहीं रखा है, अनचेंज्ड है। ठीक है, और ये बाकी सब जो है ये बाकी सब ये की इंटरेस्ट रेट है। आई एम सो सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, बार बार मेरा हाथ लग जा रहा है वहाँ पे, तो सॉरी, ब्रश है ना वहाँ पे, तो फिर इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है, तो की इंटरेस्ट रेट है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, ये है KVP, PPF, SSY, NSE। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो क्वार्टरली रेट्स है, Q4 के फाइनेंशियल ईयर 2026 के रेट्स सेम रखे गए हैं। क्वार्टरली हर 3 महीने में ये रिव्यू होता है, तो जो 3 महीने में अभी रिव्यू हो रहा है वो ये वाला न्यूज़ है। ठीक है, और फिर मार्केट कंडीशंस के थ्रू ये होता है। रिकमेंडेशन श्यामला गोपीनाथ कमेटी, ये याद रखना है आपको। रिकमेंडेशन कहाँ से हुआ है? श्यामला गोपीनाथ कमेटी के थ्रू हुआ है। हाइलाइट्स क्या है यहाँ पे? गर्ल चाइल्ड के लिए टैक्स फ्री है। ठीक है, 8.2% इंटरेस्ट। PPF 15 साल का लॉक इन टैक्स फ्री है, 7.1%। सीनियर सिटीज़न के लिए जो स्कीम है वो 8.2 के रिटर्न में है। NSE 5 ईयर लॉक इन 7.7। KVP इन्वेस्टमेंट डबल इन 115। POMIS मंथली इनकम स्कीम ये है 7.4%। अभी इम्पोर्टेंस क्या है, ये देखो गवर्नमेंट बैंक स्कीम है। बहुत सारे लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते बिकॉज मार्केट इज़ अ वेरी फ्लक्चुएटिंग प्लेस। आपने एडवर्टाइज में भी सुना होगा कि जोखिम से भारी है ये, मतलब आप इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क ऐसा। बट ये गवर्नमेंट है, आपको पता है इसमें आपको डेफिनेटली रिटर्न पैसे बढ़ के ही आएंगे। और देखो, पैसे पड़े हो घर में, उससे अच्छा है कि वो ऐसे सब कोई स्कीम में हो जहाँ पे पैसे कुछ ना कुछ वो रिटर्न दे रहा है ज़्यादा। ठीक है,
तो इसमें देखो फिक्स रिटर्न मिलेगा, टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये सारे बहुत सारी स्कीम में जहाँ पे टैक्स बेनिफिट होता है अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। और सेविंग्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। ये हिंदी में है, पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से। ओके, ये है अनचेंज, ये वाला जो मैं ऊपर हमने पढ़ा था वही ये है, ठीक है। इज़ केप्ट अनचेंज्ड, ओके। और ये इंटरेस्ट रेट है, ये आप एक बार है ना इसको रिवाइज़ करोगे ना तो आपको है ना याद रह जाएगा। श्यामला गोपीनाथ कमेटी इम्पॉर्टेंट, एंड ये हर क्वार्टरली ये ऐसे हम चेक करते हैं स्कीम्स और इसके इंटरेस्ट रेट्स फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट किस पीरियड के लिए अनचेंज रखे गए हैं? स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट किस पीरियड के लिए अनचेंज रखे गए हैं? चलो बताओ। फाइनेंशियल ईयर 2027, बी इज़ द आंसर। ओके, स्मॉल सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट कितना है बताओ। स्मॉल सेविंग स्कीम अभी पूरा हम बात कर रहे थे, स्मॉल सेविंग के स्कीम के इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज हुए तो कितना है उसका इंटरेस्ट रेट बताओ। ऊपर हमने पढ़ा था ना, उसका इंटरेस्ट रेट है 8.2। सी इज़ द आंसर, सी इज़ द आंसर 8.2। इंटरेस्ट रेट रिव्यू किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर होता है? किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर होता है? वो है श्यामला गोपीनाथ कमेटी। अभी ऊपर हमने देखा था, वहाँ फ़ोटो में भी जो मेमोरी फ़ोटो है उसमें भी श्यामला गोपीनाथ कमेटी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। In March, Reserve Bank of India extended implementation of revised capital market exposure framework by 3 months. 3 months के लिए जो मार्केट एक्सपोजर, कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है उसको एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, 3 महीनों के लिए, अप्रैल 1 से लेके जुलाई तक, ठीक है। अभी आप बोलोगे कैपिटल मार्केट एक्सपोजर क्या है, तो ये है फ्रेमवर्क है जो देखो बैंक पे RBI के अंडर चलता है, ठीक है। तो उसका जो बैंक कैसे चलेगी वो भी कोई फ्रेमवर्क होगा, कि कोई एक तरीका होगा। तो कैपिटल मार्केट एक्सपोजर है वो ये काम करता है, ठीक है। वो ये चेक करता है, और वो पैसे कितने देने हैं बैंक को, कैसे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एनेबल करता है फ्रेमवर्क बैंक्स टू फाइनेंस लेंडिंग लिमिट के कितने लिमिट तक आपको दे सकते हैं। ये नहीं कि अगर कोई बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है, ठीक है, तो उसको बस हम पैसे देते जा रहे हो, हमको चेक नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरीज के अंडर ये काम करती है, ठीक है। सबसे बड़ा चेंजेस क्या है? 4 मेन चेंजेस है। फर्स्ट है एक्विजिशन फाइनेंस, ठीक है। अब है ना, ये जो मार्केट कैपिटल एक्सपोजर है ये मर्जर और अमालगेशंस को भी इंक्लूड करेगा। वो एक्वायर करता है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज़ को, वो भी इंक्लूड होगा। कॉर्पोरेट गारंटी, सब्सिडिंग फंड्स, वो सारे भी इंक्लूड होंगे। सेकंड है लोन लिमिट। अभी लिमिट होगा 1 करोड़ पर इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट, और 25 लाख IPO FPO वो लोन्स के थ्रू, ठीक है। कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएटरी रेस्ट्रिक्शन रिमूव करेंगे मार्केट मेकर फाइनेंस से। इंट्राडे म्यूचुअल फंड होता है फंडिंग, उसको हम कैपिटल मार्केट के हिसाब से नहीं देखेंगे, ठीक है। मार्केट एक्सपोजर के इसमें नहीं आएगा वो। कोलैटरल रिक्वायरमेंट क्या होगा? बैंक गारंटी इंक्रीज 50% टू 100% कैश कोलैटरल। मतलब अभी वो 50%, मतलब कुछ भी हम लोग गिरवी रखते थे तो 50% तक देते थे, बट अभी 100% भी मिल जाएगा आपको, ठीक है, कोलैटरल का। तो अभी ये सिग्निफिकेंस क्या है? ये है बैंकिंग रेगुलेशन को मजबूत करता है, रिस्क मैनेजमेंट को ज़्यादा बेटर करता है, और कैपिटल मार्केट ग्रोथ को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका पूरी तरह से उसका आंसर करूँगी, समझाऊँगी भी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बस आप क्लासेस मिस मत करिएगा, रोज़ आप ये क्लासेस अटेंड करिए, आपको याद रहने लगेगा, ठीक है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलो MCQs अगेन। फ्रॉम व्हेन विल IND-AS बी मैंडेटरी फॉर इशूअर्स इन इंडिया? कब से ये मैंडेटरी होने लगेगा बताओ? ये है 1 अप्रैल 2026। बी इज़ द आंसर। ये बी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अथॉरिटी मैंडेट द अडॉप्शन ऑफ IND-AS फॉर इशूअर्स? किसने ये मैंडेट किया था? RBI ने मैंडेट किया था। ओह सॉरी, IRDAI ने किया था। अरे ऊपर ही हमने पढ़ा था, सॉरी। ठीक है, तो ये किसने मैंडेट किया था? ये RBI ने इसको सपोर्ट किया था, बट IRDAI ने उसको मैंडेट किया था, अथॉरिटी ने। ठीक है, तो ये IRDA, आई एम सो सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ पैरेलल रिपोर्टिंग? क्या है ड्यूरेशन पैरेलल रिपोर्टिंग का? सेकेंड, 2 साल। बी इज़ द आंसर। ठीक है, 2 साल। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज 31.80 लाख पेनल्टी ऑन एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी, जब भी पेनल्टी होता है, देखो पेनल्टी मोस्टली किसी ना किसी बैंक पे लगती रहती है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि कितने पैसों का पेनल्टी लगा है और किस बैंक पे लगा। और एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रीज़न। देखो पिछले साल के SBI मेंस में रीज़न पूछे गए थे कि बैंक को पेनल्टी लगी थी, पर आप ये बताइए कौन से रीज़न पे लगी थी? ठीक है, कि उन्होंने मतलब कस्टमर का कंप्लेन उन्होंने नहीं बताया, कुछ अकाउंट के पैसे गड़बड़ हो गए हैं, KYC नहीं हुआ है। KYC पे भी लगती है पेनल्टी। ठीक है, ये देखिए, चलो इस पर हम पहले ये वाला न्यूज़ देख लेते हैं। तो एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने 31.80 मतलब 31,80,000 की पेनल्टी लगी है एयरटेल पेमेंट बैंक पे। ठीक है, और ये क्यों लगी है? नॉन कंप्लायंस विद RBI नॉर्म्स रिलेटेड टू डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले ये है कि इन्होंने 2025 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से नहीं दिए, उस वजह से उनको RBI से एक पेनल्टी इसमें लगी है। दूसरा ये है कि उन्होंने अपने कस्टमर के कंप्लेंट्स को भी डिस्क्लोज़ नहीं किया। मतलब हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ता है कि कब कस्टमर की क्या कंप्लेंट्स हो रही है, उस हिसाब से उनको मतलब आगे देखें, बट वो भी उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो अभी लीगल बेसिस है, उसमें ये सब हुआ है। ठीक है, तो अभी इसमें कौन से सेक्शन के अंडर इनको पनिशमेंट आएगी? तो आएगा सेक्शन 47A। ठीक है, और सेक्शन 46(4). ये बैंकिंग रेगुलेशन 1949 का होगा, और ये इंस्पेक्शन बेस्ड होगा ISE 2025, और फाइनेंशियल पोजीशन असेस्ड ऑफ March 31, 2025, और पेनल्टी इज़ ओनली फॉर रेगुलेटरी लैब्स, डज नॉट इफेक्ट कस्टमर ट्रांजैक्शन और एग्रीमेंट। ठीक है, और ये हमारा वापस एक शॉर्ट नोट्स है, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखो इसमें अच्छे से लिखा है, तो आपको ये एक बार देखो इमेजेस से आप ट्राई करिए पढ़ने का, आपको जल्दी याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है। और देखो एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देखो मेंशन किया गया है, ये मैं बताना भूल गई। देखो पेनल्टी है ना, वो सिर्फ एक मतलब सिर्फ फाइन और वैसा है, उससे कोई भी कस्टमर का कोई भी ट्रांजैक्शन और एग्रीमेंट इफेक्ट नहीं करेगा। बैंक आपके लिए वैसे ही काम करेगी जैसे आप पहले करती थी। ये सिर्फ उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको सही से काम करवाने के लिए ये कहा गया, मतलब ये पेनल्टीज दी गई है। ठीक है, लेट्स गो। सॉरी, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, RBI इम्पोज पेनल्टी ऑफ 31.80 लाख ऑन विच एंटिटी? RBI ने किस पे पेनल्टी किया था 31 लाख का? वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, हमने देखा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर द पेनल्टी? क्या है मेन रीज़न? तो फ्रॉड है, उन्होंने कोई फ्रॉड क्या नहीं किया है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कंप्लेन, उन्होंने कंप्लेन ही बताई नहीं है। ठीक है, खुलासा न करना, शिकायतों का खुलासा ना करना, ये रीज़न है। लोन डिफ़ॉल्ट ये भी नहीं है। टैक्स इवेजन, टैक्स नहीं भरा, ऐसा भी नहीं है। तो बी इज़ द आंसर। तो अंडर विच
एक्ट वॉज पेनल्टी इम्पोज, कौन से एक्ट के अंदर पेनल्टी इम्पोज किया है? इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए कौन से इस पे किया था? तो ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर किया था, विच इज़ सी इज़ द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अरे यहाँ पे गार्डन का तो GAR तो कट हो गया यहाँ पे। ठीक है, बट ये गार्डन है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता डिलीवर्ड 3 फ्रंटलाइन वॉरशिप टू इंडियन नेवी। ठीक है, तो गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर है GRSC, उन्होंने इंडियन नेवी को 3 फ्रंटलाइन वॉरशिप दे दी है बना के। ठीक है, तो कौन सी 3 शिप दी है, चलो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप पहले ये देखिए, ये है दुनागिरी, संशोधक, और तीसरा है आग्रह। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट है दुनागिरी, वो है नीलगिरी क्लास लीड गाइडेड मिसाइल फ्राइट। ठीक है, और संशोधक है वो 4th सर्वे वेसल लार्ज है। एग्रे है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, अभी ये की हाइलाइट्स है, इंडिया का इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को ये प्रमोट करता है। ठीक है, कैपेबिलिटीज़ क्या है? स्ट्राइक वॉरफेयर दुंगरी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा संशोधक, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है आग्रह। उसमें क्या फीचर्स है? दुंगरी है जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है, और AESA रडार है जो 75% इंडियन के कंटेंट से बनी हुई है। संशोधक में क्या खासियत है? वो टेक सर्वे है, मतलब वो पूरी तरीके से उसका रिसर्च कर पाता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर पाता है। और यहाँ पे एग्रे क्या है? ये ट्रिपोडिस एंड रॉकेट लॉन्चर से पूरा इक्विप्ड है, और ये 88% इंडिजिनस कंटेंट से बना हुआ है। तो ठीक है, लास्ट में हम GRSC के बारे में जान लेते हैं। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और ये कब बना था? ये 1884 में बना था। और अभी कौन इसके डायरेक्टर है? वो है कमोमरेड PR हरी। ठीक है, नेक्स्ट इस पे जाते हैं। ये आपका वापस, ये आपका शॉर्ट नोट्स हो गया, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इसमें देखो ये 3 वॉरशिप के बारे में दिया गया है, तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको यहीं पे इसका GRSC के बारे में भी हो जाएगा। मेक इन इंडिया यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये 3 वॉरशिप के बारे में है, उनके बारे में भी दिया गया है। हाइलाइट्स क्या है, इनके फीचर्स, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। सेम गोज़ विद दिस इन हिंदी। ठीक है, लेट्स गो विद द MCQs। मार्च 2026 में विच कंपनी डिलीवर्ड वॉरशिप, किसने वॉरशिप दिया है मार्च में? तो ये GRSE, C इज़ द आंसर। ठीक है, अभी दुंगरी बिलोंग टू विच क्लास, ये कौन सी क्लास में बिलोंग करती है? अभी ऊपर दिया गया था, बताओ कौन से इसमें है? नीलगिरी क्लास। ठीक है, दुंगरी है नीलगिरी क्लास, B इज़ द आंसर। थर्ड है संशोधक रिलेटेड टू विच फंक्शन, संशोधक क्या करेगा, मतलब क्या है, उसके नाम में ही दिख रहा है, सर्वे ऑपरेशन, C इज़ द आंसर। फिर आग्रह किस कार्य के लिए है? आग्रह क्या है, किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, बताओ। 4th क्वेश्चन है। आग्रह हम लोग ने अपने ऊपर पढ़ा था, क्या है उसका आंसर? सेकेंड, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। ठीक है, B इज़ द आंसर। नेक्स्ट है आग्रह ने स्वदेश सामग्री लगभग कितनी है, कितनी इंडिजिनस कंटेंट है? हमने देखा था आग्रह में सबसे ज़्यादा है, विच इज़ D, 88 इज़ द आंसर। ठीक है, अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में आ गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उन जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे सूरीनाम के, उनकी डेथ हो गई, उनका निधन हो गया है 1967 की एज में। और ये अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसके फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ये है कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने संस्कृत में ओथ लिया था। आप समझ रहे हो, लाइक जहाँ मैंने कहा था फर्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपके इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेना है कि इनकी एज क्या थी और इनको क्या अवार्ड मिला था, उनका टेन्योर क्या था। इनका टेन्योर अभी रिसेंट का ही है, 2020 से 2025 तक, ये 5 साल का इनका टेन्योर था। अवार्ड कौन सा मिला है? प्रवासी भारतीय सम्मान, ये इनको अवार्ड मिला है।
और ये इंडो सरनामिस लीडर है, मतलब इंडिया का इनका बैकग्राउंड है, मतलब इनके पेरेंट्स का इनके होता है ना, इनके लीनिएज में कोई इंडियंस है, ठीक है। और करियर का इनका हाइलाइट्स क्या है, 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड पुलिस वो बने थे, फिर रिफॉर्म पार्टी के अंडर रहे वो। देन 15 साल तक उन CICAD में 15 साल तक उन्होंने सूरीनाम को रिप्रेजेंट किया। इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने संस्कृत में इन्होंने ओथ लिया था, तो आपको याद रखना है, ये आप देख लीजिए, ये आपको इससे आप फ़ोटो वगैरह देखोगे रेफरेंस तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ओके, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन कब हुआ था? जल्दी बताइए, इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 30 मार्च 2024 को। बी इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोखी ने प्रेसिडेंट के रूप में कब तक सेवा दी थी? मतलब 5 साल का उनका जो टेन्योर था, तो कौन से 5 साल थे? तो वो रिसेंट थे, 2020 से 2025 तक का इनका टेन्योर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? तो उनको अवार्ड कौन सा मिला था? प्रवासी भारतीय सम्मान, सी इज़ द आंसर, ठीक है। सी उनको प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश साइंड एन MOU विथ CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे याद रखना है कि साइंस सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश एसकैप ने MOU साइन किया है, किसके साथ किया है? CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये इन्होंने किस वजह से किया था? ये है पॉलिसी, एक सेकेंड, हाँ, ये इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंडर ही किया था। कौन से ऑफिसर्स थे? ये थोड़ा आई नो हार्ड है, ठीक है, आपको याद रखना तो ये रख सकते हो ऑफिसर्स के नाम, वरना इट्स ओके। ये क्यों किया था, बस ये आप याद रखना। सपोर्ट करना है पॉलिसी मेकिंग, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंडर, और ये वर्क करता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कब एस्टैब्लिश हुआ था? अप्रैल 2021 में। और ये कहाँ से बना, मतलब ये किस तरीके से बना? ये मर्जर हुआ है CSIR, NIS और NIS DADS के, ठीक है। ये रहा, इसमें आप पूरा इसका फीचर्स की प्रोग्राम पर्पस ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। मतलब ये देखो, इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं, मैं हमेशा जब बोलती हूँ ना पढ़ लेना, तो दिस इज़ जस्ट अ थिंग टू रीड, नॉट टू एक्सप्लेन। अभी मैं सब आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप इतना तो आप खुद ही समझ सकते हो। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ का किया है तो की फीचर्स में जैसे यहाँ पे दिया है, साइंस कम्युनिकेशन, रिसर्च, कोलैबोरेशन, ये तो मतलब बेसिक है ना। मतलब अगर कोई दो पार्टी अगर कोलैबोरेट कर रहा है तो कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए कर रहा होगा, ऐसे तो कर नहीं रहा होगा। तो ये सब आप खुद पढ़ लेना, मतलब ये आप खुद कर लेना। मतलब बहुत सारे जन मुझे बोलते हैं कि आप बोल रहे हो कि खुद से पढ़ लेना, तो आप क्या पढ़ा रहे हो? देखो, मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ, ठीक है। जैसे इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि एसकैप ने यहाँ पे ये किया, ठीक है। एसकैप ने यहाँ पे MOU साइन किया, किसके साथ साइन किया है? CSIR के साथ अंडर साइन किया है, ठीक है। तो ये क्यों किया है? स्ट्रेंथन साइंस कम्युनिकेशन एंड एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ये मेन हो गया, ठीक है। अभी इसका क्या पर्पज़ है, ये क्या इसका प्रोग्राम एक्टिविटीज़ है, ये आप पढ़ोगे तो आपको ये रिटेन अच्छे से होगा, ठीक है। एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेंगे, एग्ज़ाम में आपको वही ऊपर पूछेंगे कि एसकैप और CSIR के अंडर कोलैबोरेशन MOU हुआ तो किस वजह से हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन MCQs करते हैं। एसकैप साइंड MOU विथ विच ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने एसकैप ने अभी MOU किया? तो यहाँ पे अभी हम लोग ने पढ़ा था, सी इज़ द आंसर, CSIR ने कोलैबोरेशन किया था, ठीक है। अभी मेन एम क्या है MOU का मेन एम क्या है? सेकंड बताओ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है? बताओ। जैसे कि हमने कहा था पॉलिसी मेकिंग अंडर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। सी इज़ द आंसर। CSIR NISCPR इज़ एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश हुआ था? रिसेंटली एस्टैब्लिश हुआ था 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, विच इज़ 2021। सी इज़ द आंसर। अभी है पंजाब भागवत सिंह मन अप्रूव्ड वुमेन सेंट्रिक स्कीम कॉल्ड मुख्यमंत्री मवान दियन सत्कार योजना
MMDSY, ठीक है, मुख्यमंत्री मान दिया सत्कार योजना, ठीक है। अभी क्या है, वुमेन सेंट्रिक स्कीम है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। पंजाब ने ये लॉन्च किया है स्कीम, ठीक है। किसके अंडर लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? ये भगवत मान सिंह जी ने किया है, और महिलाओं के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। इसमें आपको डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब आपको पैसे ही दे दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें हर महिला को 1000 रुपये महीने में, और एससी मतलब लोअर कास्ट वुमेन को 1500 महीने का मिलेगा, ठीक है। और इसमें क्राइटेरिया बस ये है कि आप 18 साल के ऊपर होने चाहिए और आप एक रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए पंजाब में, ठीक है। और इसका बजट है 9300 करोड़ का। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट आपके खाते में ये पैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे आपको इसको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, आप इसमें इसके बारे में ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हर एक वुमेन को मिल जाएगा, अमीर गरीब जो भी होंगे सभी को मिल जाएगा ये पैसे, 1000 रुपये। आई थिंक सो, समटाइम्स आई थिंक कि 1000 रुपये हर किसी को देना तो नॉट वर्थ इट, बिकॉज बहुत सारी महिलाएं जो जॉब कर रही है वो है तो उन मतलब अच्छी पोस्ट पे है, तो उनको 1000 रुपये दे के आप बिना मतलब का टैक्स पेयर का पैसे आप दे रहे हैं ना। जिनको ज़रूरत है उनको आप पैसे दे तो ठीक है, हर किसी को पैसे दे देना इज़ लाइक आई डोंट नो, ठीक है। आप अपना व्यू बताइएगा अभी, ठीक है। आगे हम पढ़ाई करते जॉब लेते, बाकी तो हम क्या ही कर सकते हैं, जहाँ पे हम पढ़ सकते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। MMDSY स्कीम वॉज अप्रूव बाय विच स्टेट, किस स्टेट ने ये अप्रूव किया था? पंजाब ने किया है, ठीक है। बी इज़ द आंसर। मंथली असिस्टेंट फॉर SC वुमेन अंडर दिस इज़ 1500 रुपये। कितने पैसे कितने पैसे मिलने वाले हैं? वो है 1500। नॉर्मली हर वुमेन को मिलेगा 1000 और SC वुमेन को मिलेगा 1500 रुपये, ठीक है। स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू, स्कीम कैसे मिलेगा? वो है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। कैंप्स वगैरह नहीं लगाएंगे, कूपन NGO के थ्रू नहीं होगा, ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। बी इज़ द आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है आज का पूरा करंट अफेयर्स, और थैंक यू सो मच इतने यहाँ तक आपने सारा सुना। मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड डू इट फॉर योर सेल्फ। किसी के लिए मत करो, खुद के लिए करो। ये नहीं कि आपको किसी को दिखाना है, किसी को